तो बच्चियां हम आज पढ़ेंगे 2x + 5y = 1, 3x + 2y = 7। यह रेखी निकाय है। इस रेखी निकाय को हम आव्यूह विधि से हल करेंगे। तो बच्चियां, इस रेखी निकाय को हम पिछले लेक्चर में हम सॉल्व किए थे और आधा प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके थे और आज उसी के आगे हम सॉल्व करेंगे। यहां तक हम सॉल्व कर लिए थे स्टूडेंट। ax = b, इस इक्वेशन में a इनवर्स से हम मल्टीप्लाई किए थे, प्री मल्टीप्लाई किए थे और केस बना था a इनवर्स b। स्टूडेंट्स, x = a इनवर्स b, यहां तक हम जो है सॉल्व करवाए थे। यहां तक आप नोट बनाए होंगे। अब उसके बाद नोट बनाएंगे, उसके आगे भी लिखेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये गुणांक आव्यूह है। इसी गुणांक आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह निकालेंगे। ये क्या है? ये व्युत्क्रम आव्यूह है। यही व्युत्क्रम आव्यूह निकालेंगे, है ना। तो चलिए व्युत्क्रम आव्यूह निकाला जाए। हम 2 दिन से चिल्ला रहे हैं स्टूडेंट्स कि आप व्युत्क्रम आव्यूह पर कमांड रखिए। जब आपको व्युत्क्रम आव्यूह पर कमांड हो जाएगा तब आव्यूह मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब आव्यूह विधि से रेखी निकाय को आप हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो ए इनवर्स चलिए निकाला जाए। इस गुणांक मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकाला जाए। चलिए स्टेप ना डालिए, प्रॉब्लम बड़ा है। ए इनवर्स = 2 3 5 2 = 4 - 15, it becomes -11 non-zero. Determinants A non-zero. फर्स्ट स्टेप डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लिए। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे। कोफैक्टर ऑफ A = A11, कोफैक्टर ऑफ A, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A21, कैपिटल A22, 2 × 2 का ये मैट्रिक्स है स्टूडेंट। अब इसके कोफैक्टर को कैलकुलेट कर लें। चलिए इसके कोफैक्टर को कैलकुलेट किया जाए। बड़ा ही ये जो है इंपॉर्टेंट होता है और हर साल आता है इस मेथड से प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट इसको प्रैक्टिस कर लीजिए इस प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व किया जाए। A11 कैलकुलेट किया जाए, है ना। A11, तो A11 कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 का उपसारणिक लिखिए, 2 का उपसारणिक, है ना। और इसके चिन्ह में मल्टीप्लाई करते हैं। A11 का मतलब क्या होता है? यही ना A11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हैं, तो 2 है यहाँ। अब इसका पोजीशन क्या होता है? ये प्लस होता है, तो +1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। और इस तरीके से आप इसके चिन्ह को निकालते हैं। A11 1 × 2 का उपसारणी। 2 का उपसारणी कैसे देखते हैं? 2 के सापेक्ष रो कॉलम को छोड़ देते हैं। 2 किस रो किस कॉलम में है? 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ दीजिए स्टूडेंट्स। जब छोड़ेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए। जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 बचेगा। तो ये आपका आ गया 2 और इसको सॉल्व करिए। 2 A12 कैलकुलेट कीजिए। A12 तो
A12 5, देखिए A11 A12, तो 5 का उपसारणिक। अब इसके चिन्ह से गुणा कर दीजिए, ये प्लस माइनस पोजीशन पर है तो माइनस से गुणा कर दीजिए, तो A12 इज इक्वल टू +1 इंटू 5 का उपसारणिक क्या है, ये 5 है ना, 5 के सापेक्ष रो कॉलम छोड़ दीजिए, रो कॉलम छोड़ देंगे, बचा क्या 3, तो 3 ये हो गया -3, मल्टीप्लाई होगा तो -3 होगा। ऐसे ही एलिमेंट, ऐसे ही स्टूडेंट्स A21 A22 भी कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए उसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो आप भी एग्जाम में डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपका प्रैक्टिस है तो, अगर नहीं प्रैक्टिस होगा तो ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। A22 इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स यही सब प्रॉब्लम होता है, डिटरमिनेंट्स इरेज हो गया, क्या था डिटरमिनेंट्स 2352 था, 2352 ये A11 प्लेस का है स्टूडेंट्स, यही A11 है, सॉरी स्टूडेंट्स ये किस प्लेस पर है, यह A11 A12 A21, ये A21 प्लेस का एलिमेंट है, तो A21 प्लेस का एलिमेंट क्या है 3 है, इसी 3 का उपसारणिक निकाल लीजिए। जब 3 का उपसारणिक निकल जाएगा तो इसके चिन्ह से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स। तो पहले इस 3 का उपसारणिक निकालिए, तो 3 किस रो किस कॉलम में है, 3 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो 3 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो इसी 3 को 3 जिस रो जिस कॉलम में होता है उसको छोड़ देते हैं, तो ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में छोड़ेंगे तो क्या बचा एलिमेंट 5, ये हो गया आपका 5, और इसका चिन्ह देख लीजिए प्लस माइनस, इसके बाद ये एलिमेंट प्लस है, ये माइनस पोजीशन हुआ ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया आपका -5, A22 ठीक है ना, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यही हम छोड़े हैं स्टूडेंट, 5 बचा, 5 यहां लिखे, इसके चिन्ह से मल्टीप्लाई किए, सिंप्लीफाई किए, आ गया। और A22 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट खोजिए, देखिए क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट क्या है 2 है, इसी 2 का उपसारणिक देख लीजिए, जब 2 का उपसारणिक देखेंगे तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे, बचा क्या 2 बच गया। और ये किस पोजीशन पर, इसका चिन्ह देख लीजिए, प्लस माइनस प्लस आ रहा है, तो 1 से गुणा कर दीजिए, आ गया क्या 2। तो A11 A12 A21 A22 ये सभी के मान प्राप्त हो गए। अब इन मान को इसी में रख दीजिए स्टूडेंट, इन मान को A11 A12 A21 A22 इन सभी मान को इसी में रख दीजिए, ठीक है ना, तो कोफैक्टर ऑफ A प्राप्त हो जाएगा। चलिए रखा जाए, तो स्टूडेंट्स कोफैक्टर ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा, A11 2 है, A11 2, A12 -3, A21 -5, A22 2 क्रॉस 2। फर्दर स्टेप में स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम आव्यूह के सहखंडज बोलते हैं, और कोफैक्टर ऑफ ए को हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कोफैक्टर ऑफ ए को हिंदी में आव्यूह के सहखंड बोलते हैं, ठीक है ना, यह आव्यूह के सहखंड है।
और इसके अगले स्टेप में हम क्या काम करेंगे, अगले स्टेप में हम आव्यूह के सखंडज निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, आप थोड़ा बहुत इंग्लिश लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड एग्जाम में आप 30% इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, नो डाउट, पूरा नंबर मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया 2 क्रॉस 2। इसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। ये कौन सा आव्यूह है, सखंड आव्यूह है। इसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। जब परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसके रो को कॉलम में चेंज कर दिए 2 - 3, और फिर सेकेंड रो को देख रहे हैं ना, सेकेंड रो, इसको भी कॉलम में चेंज कीजिए -5 2। तो इस आव्यूह का यह परिवर्त आव्यूह है, ठीक है ना। यही परिभाषा कहता है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए का परिवर्त, कोफैक्टर ऑफ ए का परिवर्त। फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, आव्यूह के सखंडज इज इक्वल टू आव्यूह के सखंड का परिवर्त, आव्यूह के सखंड का परिवर्त। तो ये आव्यूह के सखंड है, अब इसका परिवर्त निकालेंगे। परिवर्त कैसे निकालेंगे, इस आव्यूह के जितने भी रो हैं उसको कॉलम में चेंज कीजिए। देखिए, फर्स्ट रो को हमने कॉलम में चेंज किया, सेकंड रो को हमने कॉलम में चेंज किया, ठीक है ना। तो ये आपका ये एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट हो जाता है, ठीक। अब आइए इसका इनवर्स कैलकुलेट कर लीजिए। यही करते हैं, कुछ और नहीं है स्टूडेंट, पूरा भाग जोड़ घटाना सिंप्लीफाई करते हैं, और क्या। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स, ये एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई कर लीजिए। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एडजॉइंट 2 - 3 -5 2, इसी का क्या करेंगे, इनवर्स निकालेंगे, -11 से डिवाइड कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स, यह एडजॉइंट है, इसी में यूज कर देंगे। और अपॉन डिटरमिनेंट, फर्स्ट स्टेप में हम डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट किए हैं। डिटरमिनेंट्स को मान लीजिए, डिटरमिनेंट्स को हम हिंदी में सारणिक बोलते हैं, सारणिक कैलकुलेट किए हैं। तो लिखिए, आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आव्यूह का गुणधर्म लगा देंगे। क्या लगाएंगे, आव्यूह का गुणधर्म लगाएंगे। क्या होता है गुणधर्म, अगर किसी आव्यूह में कोई संख्या भाग दे रहा है तो वह संख्या आव्यूह के हर एलिमेंट में भाग देगा। तो -11 का भाग हर एलिमेंट में पड़ जाएगा, माइनस एलिमेंट का भाग हर एलिमेंट में दे देंगे। तो देकर जरा लिख लीजिए, और क्या, कुछ और नहीं है स्टूडेंट। तो यही है बस, ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 - 5 - 3 2, है ना। 2/11, ये -5 हो गया, और ये 5/11 हो गया, और ये 3/11 हो गया, -2/11 हो जाएगा, है ना। ये 2 क्रॉस 2 का है, ठीक है। अब इन सभी मान को हम इक्वेशन में फिलअप करते हैं। किस इक्वेशन में फिलअप करेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, मान फिलअप कर दीजिए। x का मान xy 2 क्रॉस 1, ए इनवर्स जस्ट फाइंड आउट -2/11, 3/11, 5/11, -2/11, 1 7, ठीक है ना।
बी अचर कॉलम मैट्रिक्स है 1 से 1 है, और ए इनवर्स जस्ट फाइंड आउट एक्स, कैपिटल एक्स का मान कॉलम मैट्रिक्स, चर कॉलम मैट्रिक्स है 2x1 का। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स? राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है। देखिए स्टूडेंट, ये दो मैट्रिक्स का गुणनफल है। तो जब मैं यह चैप्टर स्टार्ट किया था, जब मैं पहला नोट दिया था इस चैप्टर का, तो मैं इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन कहा था कि कुछ आपको पढ़ने हैं। क्या कहा था कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, मतलब दो आव्यूह के गुणनफल आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है ना, तभी यहां चल पाएंगे। देखिए आ गया, चलिए इसका गुणा किया जाए स्टूडेंट्स। ठीक है ना, ऐसे स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो है कैलकुलेशन आप अच्छे से सीख जाइए बस। तो एक्स वाई स्टूडेंट, मैं आपको यह बता दूं कि हर केस में दो आव्यूह का गुणा नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि आप चाहे जो दो आव्यूह लीजिए उसका गुणा कर दीजिए, ऐसा नहीं है, कतई नहीं है। हर आव्यूह का गुणा नहीं कर सकते हैं। आव्यूह का गुणा तभी कर सकते हैं, एक शर्त है। वह शर्त क्या है? वह शर्त यह है कि मान लीजिए आप दो आव्यूह का गुणा कर रहे हैं, पहला आव्यूह ए है, दूसरा आव्यूह बी है, दोनों का गुणा कर रहे हैं, ए क्रॉस बी कर रहे हैं, यानी ए गुणे बी कर रहे हैं। तो आप ए गुणे बी तभी कर पाएंगे जब आव्यूह ए का नंबर ऑफ कॉलम आव्यूह बी के नंबर ऑफ रो के बराबर हो जाए, तभी आप गुणा कर सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज है। फिर से सुनिए, दो आव्यूह का गुणा तभी कर सकते हैं जब आव्यूह ए का नंबर ऑफ कॉलम आव्यूह बी के नंबर ऑफ रो के बराबर हो जाए, तभी आप गुणा कर सकते हैं। चलिए चेक करिए, क्या इसका गुणा हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चेक कर लीजिए, आव्यूह ए, ये ए है, इसके नंबर ऑफ रो, ये पहला रो है और ये दूसरा रो, सॉरी स्टूडेंट, ये आव्यूह ए के नंबर ऑफ कॉलम, ये आव्यूह ए के नंबर ऑफ कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, यही ना आव्यूह ए है। तो पहला कॉलम ए है, दूसरा कॉलम मतलब पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हुए इसमें? नंबर ऑफ कॉलम 2 हुए। तो पहले आव्यूह का नंबर ऑफ कॉलम 2 हुआ, और ये दूसरा आव्यूह है, दूसरे आव्यूह का नंबर ऑफ रो देखिए, ये पहला रो है और ये दूसरा रो है। तो पहले आव्यूह का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे आव्यूह के नंबर ऑफ रो के बराबर हो रहे हैं, तो यहां पर हम आव्यूह का गुणा करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए किया जाए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इसका किया जाए। कैसे गुणा करते हैं स्टूडेंट? हमेशा रो का एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉलम में होता है, रो का एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉलम में करके कॉलम में लिखते हैं। रो का एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉलम में करते हैं, कॉलम में लिखते हैं। यही आपसे गलती ज्यादा होता है स्टूडेंट। अभी तो खैर 2x2 का ये जो है मैट्रिक्स, सॉरी हाँ ये 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इसमें दिक्कत नहीं हो रहा, आप कर ले जाएंगे। जब 3x3 का मैट्रिक्स होता है, जब 4x4 का मैट्रिक्स होता है, और आपसे कह दिया जाए एक मैट्रिक्स 4x4 का है, एक मैट्रिक्स जो है 5x6 का है, और कहा जाए कि आप इसका गुणा कर दीजिए, तो उसको चेक करेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर हो है कि नहीं है। तो मैं क्या बोला था, 4x4, और यहां क्या बोल दिया 5x6, तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके नंबर ऑफ रो 4 है, यहाँ नंबर ऑफ, यहाँ 5x4 कर दीजिए तो हो जाएगा, नंबर ऑफ रो 4 नंबर ऑफ कॉलम 4, तब हो जाएगा। लेकिन यहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है स्टूडेंट, है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसका गुणा आपको करना है। हालांकि मैं टेस्ट में दूंगा, मैथमेटिक्स टेस्ट में दूंगा,
ये 4 का ये ऑब्व्यू है, ये 5x4 का ऑब्व्यू है, और मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगा आप लोगों से, ठीक है ना। तो इसका तैयार कर लीजिएगा अभी से। तो यहाँ एप्लीकेशन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ गुणा कर सकते हैं। ऐसे कि इसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है स्टूडेंट, आप वहां घाल-मेल कर देते हैं गुणा करने में। तो एक ट्रिक जान लीजिए स्टूडेंट, जब भी दो मैट्रिक्स का आपको गुणा करना है, हमेशा यही समझिए कि रो का एलिमेंट्री ऑपरेशन करके कॉलम में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो सेट स्क्वायर याद कीजिए, रो कॉलम में कन्वर्ट होता है। ये चीज अच्छे से याद कर लीजिए, रो कॉलम में कन्वर्ट होता है। तो आप कभी नहीं भूलेंगे, आप कितना ही बड़ा ऑब्व्यू दे दिया जाए, उसका जो है मान लीजिए 6 ऑर्डर का ऑब्व्यू दे दिया जाए और गुणा करने के लिए कह दिया जाए, तो आसानी से गुणा कर सकते हैं। यही जो है नियम लगेगा, आपको रो का एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉलम में करना है, कॉलम में लिखना है, ठीक है ना। तो यही नियम लगाएंगे। चलिए नियम लगाया जाए स्टूडेंट, कोई बहुत बड़ी टफ बात नहीं है, और चीज कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए मैं थोड़ा समय ज्यादा ले लेता हूं, उस बात को आप समझिए। चलिए 2x1। तो स्टूडेंट्स इस रो का एलिमेंट्री ऑपरेशन इस कॉलम में करिए, तो -2/11 into 1 plus 5/11 into 7, 3/11 into 1 plus -2/11 into 7, ये चीज। और इसको सिंप्लीफाई करिए, xy 2x1 इज इक्वल टू, ये हो गया -2/11 प्लस 35/11, 3/11 माइनस 14/11, ये 2x1 का है। तो xy 2x1 तो कितना हो जाएगा 33/11, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको भी सिंप्लीफाई कीजिए, -11/11 है ना 2x1 का, और थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, गुणा भाग करिए, तब देखिए क्या आता है स्टूडेंट्स। xy 2x1 3 - 1 2x1, ठीक है ना। देखिए आ गया। दो ऑब्व्यू कब बराबर होते हैं, फिर लगा, मैं टॉपिक पढ़ने के लिए कहा था ना कि दो ऑब्व्यू कब बराबर होते हैं। दो ऑब्व्यू तभी बराबर होंगे जब दो शर्त का पालन करे। पहला शर्त ऑब्व्यू के ऑर्डर बराबर हो जाए, दूसरा शर्त ऑब्व्यू के एलिमेंट बराबर हो जाए। देखिए स्टूडेंट, ऑब्व्यू के ऑर्डर बराबर हैं, ऑब्व्यू के एलिमेंट को बराबर कर दीजिए, which will imply x is equal to 3, y is equal to -1। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ स्टूडेंट। इसी पर बेस्ड हम एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करके उसका नोट सेंड कर देंगे। उसका वीडियो लेक्चर मैं सेंड नहीं करूंगा स्टूडेंट्स, उसको सॉल्व करके दो प्रॉब्लम और सॉल्व करके इसी प्रॉब्लम पर आधारित दो प्रॉब्लम और सॉल्व करके उसका नोट सेंड कर देंगे, ठीक है ना। उसका हम वीडियो लेक्चर नहीं सेंड करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम इसी टाइप का है, ठीक है। और आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आएगा, मान लीजिए मैं दो प्रॉब्लम सॉल्व करके नोट सेंड कर दिया और आपको प्रॉब्लम हो रहा है किसी स्टेप में, तो मेरे पास फोन करिएगा, कोई दिक्कत होगा, या व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा, सर इस प्रॉब्लम में हमको समस्या है, इस स्टेप में हमको समस्या है, तो मैं तुरंत ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजूंगा, ठीक है ना। ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको समझाऊंगा, ठीक। तो इस तरीके से रेखीय निकाय ऑब्व्यू विधि से हम सरल करते हैं, जब रेखीय निकाय में नंबर ऑफ चर दो हो, x और y, ठीक है ना। अब स्टूडेंट मैं स्टार्ट करूंगा रेखीय निकाय को
हल करना जिसमें 3 चर हो, एक्स वाई जेड 3 चर हो, आव्यूह विधि से हल करना। कैसे हम आव्यूह विधि से हल करेंगे ये हम समझाएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक्स।